यस। 12th नंबर का जो चैप्टर है उसमें क्या याद रखना है? प्रेशर अल्सर और नॉन प्रेशर अल्सर। ओके, प्रेशर अल्सर का जो है वो क्या है? आईसीडी L80, L89। और 89 गैंग्रीन अगर है तो पहले करेंगे और बाद में ये L89 लगेगा। एस्ट। ठीक है। और इसमें फिर क्या मिलेगा हमें? स्टेज 1 2 3 4 इस तरह से लास्ट डिजिट होगा ना, पांचवा या छठा, वो स्टेज का होगा। और लेटरलिटी में हो सकता है चौथा या पांचवा कैरेक्टर। ठीक है। तो लेटरलिटी और स्टेज के हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है। और आगे वाला जो था वो क्या था? L97, जो कि नॉन प्रेशर नॉन हीलिंग क्रॉनिक अल्सर का होता है ना। तो उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें भी अगर गैंग्रीन है तो फिर वो पहले ही जाएगा I96। और उसमें लेकिन डायबिटीज है तो भी पहले लगेगा। ठीक है। तो डायबिटीज का है ई सीरीज का आईसीडी, तो वो भी पहले ही लगेगा। ठीक है। और उसमें लेकिन स्टेज नहीं होगा, उसमें फैट लेयर और मसल इन्वॉल्विंग नेक्रोसिस इस तरह से मिलता है। विदाउट नेक्रोसिस, विथ नेक्रोसिस, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी का होता है, सीवियरिटी का होता है। ठीक है। उसके बाद में हमने गाइडलाइन में क्या देखा था कि अगर एडमिशन एक सीवियरिटी पे हुआ है और बाद में बढ़ गया है, ठीक है, अल्सर का स्टेज बढ़ के आगे बढ़ा चुका है, तो हमें दोनों आईसीडी करना है। एडमिशन पे जो साइट एंड सीवियरिटी थी वो, और बाद में जो बढ़ा हुआ है वो। ठीक है। तो ये हमारी हो गई गाइडलाइन चैप्टर नंबर 12 की हो गई। ठीक है। उसके बाद में 13th चैप्टर में हमने क्या देखा था? 13th जो होता है वो किसका था? मस्कुलोस्केलेटल का था ना, मस्कुलोस्केलेटल एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ठीक है। तो इसमें क्या देखा था? अगर करंट इंजरी होती है तो हम चैप्टर 19 से कोट करेंगे या एससीडी। करंट इंजरी है, एक्यूट इंजरी है तो फिर चैप्टर 19 का जाएगा। लेकिन ओल्ड इंजरी, हील्ड इंजरी और क्रॉनिक कंडीशन, रिकरेंट कंडीशन इस तरह से है ना, तो फिर चैप्टर नंबर 13 का माने एम से स्टार्ट होने वाला आईसीडी होगा। ठीक है। और उसके अंदर देखा था कि सेवन्थ कैरेक्टर जो ADS होता है वो क्या होता है? ए मीन्स सेवन्थ कैरेक्टर, ए मीन्स क्या होगा? एक्टिव ट्रीटमेंट, है ना। तो एक्टिव ट्रीटमेंट जहाँ तक चलती है वहां तक हम सेवन्थ कैरेक्टर ए वाला आईसीडी सिलेक्ट कर सकते हैं। और डी था वो क्या था? कि एक्टिव ट्रीटमेंट इज ओवर एंड नाउ द पेशेंट इज कमिंग इन फॉर रूटीन, है ना, फॉर रिकवरी वॉज हीलिंग फेज। ठीक है। तो रिकवरी में है और रूटीन केयर के लिए आ रहा है। ठीक है। तो ये इसके लिए फिर सेवन्थ कैरेक्टर जो है वो डी होगा। और एस जो होता है वो सीक्वल होता है। और उसके अलावा भी होता है ना सब, माल यूनियन, नॉन यूनियन, और इस तरह से अलग अलग सेवन्थ कैरेक्टर मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा था? ऑस्टियोपोरोसिस में दो ऑप्शन होते हैं ना, ऑस्टियोपोरोसिस विथ करंट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है। तो वो भी सात विदाउट सात कैरेक्टर का ही होगा वो कोड भी। ठीक है। विथ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वाला होगा ना वो। ठीक है। लेकिन उसकी रेंज जो उसका जो कोड है वो कौन सा है? आईसीडी कोड M80। M80 है। और विदाउट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वाले का क्या है? M81। या 81। M81। ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। और M81 में सिर्फ 3 कोड है। ठीक है। सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस का क्या होता है आईसीडी? ऑस्टियोपोरोसिस NOS, अनस्पेसिफाइड ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। 3 कोड है। और ऑस्टियोपोरोसिस में विदाउट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में 3 कोड होते हैं। ठीक है। तो ये मतलब कि फ्रैक्चर वाला होगा तो फिर साइट भी होगा, लेकिन ऑब्वियसली फ्रैक्चर नहीं है तो साइट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। ओके, COPD और एम्पाइजीमा अगर दोनों है ना तो फिर हमें कोड यही करना है, J40 3.9। ठीक है। दोनों का ओवरलैपिंग होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और वैसे कोडिंग में आप लोगों को तो आपको पता ही होगा, लेकिन बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो COPD एम्पाइजीमा थोड़ा सा ओवरलैपिंग के वजह से ये वाला लगेगा J43.9। J44.9 खाली COPD का होता है। ठीक है। और आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 वाली गाइडलाइन जो है ना वो आज हम देखेंगे।
तो चैप्टर नंबर 15 में जो हेडिंग है वो क्या है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड परपेरियम, O00 से O9A, ये सारी रेंज है। और इसका जो ट्राइमेस्टर का डेफिनेशन है ना वो आपको कहाँ मिलता है, तो O00 वाला जो टेब्यूलर लिस्ट है ना वहाँ पे आपको ये डेफिनेशन मिलता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर माने क्या होगा, लेस देन 14 वीक्स 0 डेज। और सेकंड ट्राइमेस्टर माने 14 वीक्स 0 डेज टू लेस देन 28 वीक्स 0 डेज। ठीक है, 14 से लेकर के 28 वीक के बीच में है तो सेकंड, और 28 से लेकर डिलीवरी का होगा तो फिर थर्ड ट्राइमेस्टर होगा। उसके बाद में डेफिनेशन कुछ होती है ना वो हमें ध्यान में रखनी है। परपेरियम की डेफिनेशन क्या है, पीरियड ऑफ द पीरियड फ्रॉम द टर्मिनेशन ऑफ लेबर टू कंप्लीट इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस यूजुअली डिफाइंड एज 42 डेज। ये जो होता है वो परपेरियम का डेफिनेशन है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे है ना आईसीडी का टेब्यूलर लिस्ट है, वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा इस तरह के इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ना तो ये भी देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में ध्यान में रखना है कि टाइम ज़्यादा लगाएंगे नहीं। ठीक है, सर्चिंग में। लेकिन अगर लग रहा है कि होगा तो फिर जल्दी जल्दी देख के आप कर सकते हो। एनाटॉमी का जो कोई क्वेश्चन होता है ना तो इसमें आप देख सकते हो कुछ डेफिनेशन भी दिया है ना, पैथोलॉजी वाला जो टर्म्स है ना वो भी आगे मिल रहा है। ठीक है, कॉमन पैथोलॉजीज। तो इसमें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड और गोनोरिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इस तरह से ये सारा मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये है हमारा स्टार्टिंग O00 टू O9A। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइमेस्टर की डेफिनेशन मिल रही है ना। तो ट्राइमेस्टर की डेफिनेशन वैसे तो हमें याद ही रख लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं ना तो वो हमें याद रखना है और इजी भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, गाइडलाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 15 का जो कोड है ना उसमें क्या दिया है कि हैविंग सीक्वेंसिंग प्रायोरिटी ओवर अदर कोड्स ऑफ इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो पेशेंट जब भी प्रेग्नेंट होगा ना तो जो फर्स्ट वाला होगा ना आईसीडी कोड वो ओ से स्टार्ट होने वाला ही होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो गाइडलाइन देखी है ना उसमें भी ये ही देखा है ना, एचआईवी वाली गाइडलाइन थी तो उसमें कौन सा था, फर्स्ट कोड कौन सा होगा अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होगा तो। O series. ओ सीरीज में पर्टिकुलरली क्या होगा, O98.7 डैश। ठीक है, तो कोड मैंने आपको अलग से दे तो दिए ही ना, सीपी आईसीडी एमआरटी दिया है उसमें मैंने लिखा है ना, व्हेन द पेशेंट इज प्रेग्नेंट तो फिर O98.7 डैश। ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 नियोप्लाज्म की गाइडलाइन में कौन सा होगा, अगर एसोसिएटेड विद नियोप्लाज्म है तो फिर O9A.1 डैश। ठीक है, वो सबसे पहले होगा और बाद में जो भी होगा नियोप्लाज्म की गाइडलाइन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी होगा ना पेशेंट जब भी मेंशन किया है कि प्रेग्नेंट है तो फिर फर्स्ट वाला जो होगा आईसीडी कोड वो ओ से स्टार्ट होगा। और जो ओ से स्टार्ट होने वाले जो कोड है आईसीडी कोड वो मैटरनल रिकॉर्ड पे ही जाएंगे। ठीक है, मैटरनल मदर का जो रिकॉर्ड होगा ना उसके ऊपर लगेंगे, ना कि न्यूबॉर्न के रिकॉर्ड पे कभी भी नहीं जा सकता वो वाला जो होगा ना आईसीडी वो। ठीक है, उसके बाद में दिया है कि मेजोरिटी ऑफ द आईसीडी कोड्स हैव फाइनल कैरेक्टर इंडिकेटिंग ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब है कि फाइनल मतलब कि लास्ट में अगर 1 है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2 है तो सेकंड ट्राइमेस्टर, 3 है तो थर्ड ट्राइमेस्टर, 9 है तो अनस्पेसिफाइड ट्राइमेस्टर। इस तरह से समझना है, लेकिन जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे ही बात है। ठीक है, हर जगह नहीं मिलता है ये, लेकिन काफ़ी जगह मिलता भी है। तो जहाँ मिलता है ना उसकी ये बात है कि 1, 2, 3 और 9 ये ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद में क्या दिया है, सिलेक्शन ऑफ ट्राइमेस्टर फॉर इन पेशेंट एडमिशन दैट एनकम्पास मोर देन 1 ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो मान लो किसी का है कि 14 वीक्स हो गया है, मतलब 13 वीक्स 5 डेज हो गया है और एडमिशन करना ज़रूरी हो गया है हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में एडमिशन किया और 4-5 दिन उसमें हॉस्पिटल में ही एडमिट रहा तो फिर क्या होगा, ट्राइमेस्टर चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, 14 वीक्स 0 डेज के ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा, वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी ये गाइडलाइन है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, इन इंस्टेंसेस व्हेन ए पेशेंट इज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग वन ट्राइमेस्टर एंड रिमेन्स इन द हॉस्पिटल इनटू ए सब्सिक्वेंट ट्राइमेस्टर, द trimester character for the antepartum complication code should be assigned on the basis of the trimester when the complication developed, not the trimester of the discharge. ठीक है, तो जिस ट्राइमेस्टर में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है ना, उस ट्राइमेस्टर का ही हम कैरेक्टर जो होगा ना वो वाला असाइन करेंगे। ठीक है, डिस्चार्ज वाला नहीं कर सकते। गाइडलाइन हमारे पास ये वाली है। ठीक है, उसके बाद में दिया है, इफ द कंडीशन डेवलप्ड प्रायर टू करंट एडमिशन और एनकाउंटर और रिप्रेजेंट्स ए प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, द ट्राइमेस्टर कैरेक्टर फॉर द ट्राइमेस्टर एट द टाइम ऑफ द एडमिशन एनकाउंटर शुड बी असाइंड। ठीक है, तो ये भी मतलब कि क्वाइट ऑब्वियस है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दिया है सेवंथ कैरेक्टर ऑफ फीटस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा हम कोड की बुक में जाके भी देखेंगे। व्हेन एप्लीकेबल ए सेवंथ कैरेक्टर इज टू बी असाइंड फॉर सर्टेन कैटेगरीज, और O31, O32, O33.3 to O33.6, O35, O36, O40, O41, O60.1, O60.2, O64 and O69 to identify the fetus for which the complication code applies. Assign seventh character 0 for single gestations when the documentation in the record is insufficient to determine the fetus affected and it is not possible to obtain clarification when it is not possible to clinically determine which fetus is affected. तो उस केस में ये सेवंथ कैरेक्टर 0 जाएगा। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, कोशिश करेंगे इसको करने का। ओके, तो ये जो गाइडलाइन है ना, वो सारा जो कोड दिया है वो ये सारा है ना। तो वो 36 वाला जो है हम देख लेते हैं उसके अंदर पहले कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया है। वो 3601 वाली कैटेगरी में हम करेंगे। ठीक है, तो O36 में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, O36 मैटरनल केयर फॉर अदर फीटर प्रॉब्लम्स, एक्सक्लूड वन में ये दिया है Z03.7 तो ये और ये कैटेगरी का ICD नहीं साथ में जाएगा, और O43.0 ये भी नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या मिल रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग सेवंथ कैरेक्टर्स is to be assigned to each code under category O36. Seventh character 0 is for single gestations and multiple gestations where the fetus is unspecified. Seventh characters 1 through 9 are for cases of multiple gestations to identify the fetus for which the code applies. ठीक है, तो 1 through 9 का भी दिया है और 0 कब होगा वो भी दे दिया है। और बाद में दिया है द अप्रोप्रिएट कोड फ्रॉम कैटेगरी O30 मल्टीपल जेस्टेशंस must also be assigned when assigning a code from category O36 that has seventh character of 1 through 9। ठीक है, तो ये सारा दिया है, और 0 क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है कि नॉट एप्लीकेबल और अनस्पेसिफाइड, और 1 है तो फीटस 1, 2 है तो फीटस 2, 3 फीटस 3, 4 फीटस 4, 5 फीटस 5 और 9 जो है वो अदर फीटस। ठीक है, अदर फीटस माने फीटस 6 फीटस 7 इस तरह से होगा ना, तो उसके लिए 6 7 इस तरह से कोई कैरेक्टर नहीं है, 9 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो है ना यहाँ पे ये वाला कोड है, ठीक है, उसको आपको कंप्लीट बना के देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीन लिखा है। ठीक है, तो मैटरनल केयर एंटी डी RH एंटीबॉडीज अनस्पेसिफाइड ट्राइमेस्टर और फर्स्ट जेस्टेशन इस तरह से होगा, तो फिर क्या होगा, 0। हम्म
जेस्टेशन सिंगल माने एक ही है, ठीक है, सिंगल ही है तो फिर क्या होगा, जीरो ही होगा, है ना। तो ये तो जीरो ही होगा। उसके बाद वाले का क्या होगा? 0112। ओके। और इसका? 0119। ओके परफेक्ट, है ना, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ठीक है। और 0 0 1 जीरो, 1 0 है ना। अब 0। ये जो है ना जीरो के साथ में तो वो O30 वाला नहीं लगेगा, लेकिन ये जो है उसके साथ में O30 वाला भी लगेगा, है ना, यहाँ पे दोनों के साथ में जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन में हमने पढ़ा ना अभी कि O30 वाला जो ये कोड है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मस्ट ऑल्सो बी असाइंड व्हेन असाइनिंग ए कोड फ्रॉम कैटेगरी O36 दैट इज सेवंथ कैरेक्टर 1 through 9। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से जो होगा ना वो भी याद रखना होगा। मतलब कि ये जब हम कोड असाइनमेंट करेंगे ना, तो अच्छे से पढ़ना होगा, याद तो हर चीज तो रख नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कोड है, उसके साथ में मुझे O30 वाली कैटेगरी का भी आईसीडी लगाना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये गलती हो गई है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होना चाहिए, यहाँ पे मैंने कॉपी किया है ना, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर कर देता हूँ मैं, गलती हो गई है। ओके। ओके, तो ये गाइडलाइन समझ में आ गई ना। ये बहुत ही मतलब सिंपल है वैसे तो, लेकिन थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन का जरूरत था तो मैंने बता दिया है। उसके बाद में क्या है, रूटीन आउट पेशेंट प्री नेटल विजिट। ठीक है, तो रूटीन प्री नेटल का मतलब क्या है, नेटल मतलब के जन्म देना, ठीक है, और प्री मतलब के बिफोर। ठीक है, तो बिफोर डिलीवरी जो विजिट होगी रूटीन वाली, वो यहाँ पे बात हो रही है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि फॉर रूटीन आउट पेशेंट प्री नेटल विजिट्स व्हेन नो कॉम्प्लिकेशंस आर प्रेजेंट category from Z34 encounter for supervision of normal pregnancy should be used as the first listed diagnosis. These codes should not be used in conjunction with chapter 15 ICD codes। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो सिंपल याद क्या रखना है कि Z34 वाला जो होगा ना आईसीडी, वो कब लगेगा, जब रूटीन प्री नेटल विजिट होगी, मतलब कि डिलीवरी नहीं हुआ होगा, पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, कुछ भी पंगे वाली कोई बात नहीं है, खाली सुपरविजन के लिए ही आ रहा है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है, हेल्थ इश्यू नहीं है, सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड रूटीन केयर है ना, उसके लिए आ रहा है। और सब कुछ नेचुरल नॉर्मल है, तो फिर क्या होगा कि कोई दूसरा कोड तो लगेगा ही नहीं ना। चैप्टर 15 में दूसरे जो कोड है वो क्या है, दूसरी कंडीशन के हैं, है ना। तो ऑब्वियसली Z34 के साथ में कोई दूसरा चैप्टर 15 वाला आईसीडी कोड हो ही नहीं सकता, क्योंकि Z34 क्या होता है, नॉर्मल का है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, तो ये लग सकता है जब पेशेंट आएगा रूटीन प्री नेटल के विजिट के लिए आएगा ना, तब की बात है। ठीक है, उसके बाद में सुपरविजन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो उसका कैटेगरी जो है वो O09 है। सुपरविजन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी आर यूज्ड ओनली ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, और रूटीन प्रीनेटल आउटपेशेंट विजिट्स फॉर पेशेंट विद हाई रिस्क प्रेगनेंसी ए कोड फ्रॉम कैटेगरी O09 सुपरविजन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी शुड बी यूज्ड एज ए फर्स्ट लिस्ट डायग्नोसिस। सेकेंडरी चैप्टर 15 कोड्स में बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद दीज कोड्स इफ अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो दूसरा जो एडिशनल कोड होगा वो चैप्टर 15 में से जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता क्या है, हाई रिस्क क्या होगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या क्या इंक्लूड होगा? यस, क्या क्या हो सकता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में? पेशेंट की एज अगर 16 से नीचे और 33 से ऊपर है ना, तो वो भी हाई रिस्क ही माना जाता है, वहाँ पे क्राइटेरिया ये है। ठीक है, और अगर पेशेंट को कोई टर्मिनल डिजीज है ना, एड्स है या फिर सीकेडी है, एंड स्टेज रीनल डिजीज है,
तो वो वाला जो होगा ना वो सारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में माना जाएगा। क्लियर है? यस हेलो। सर। या ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। वैसे तो कोई पूछता नहीं है, मतलब इंटरव्यू की बात है, बाकी सीपीसी में नहीं आएगा। ठीक है, सीपीसी में क्लियर कट सर दे दिया जाएगा हाई रिस्क ऐसा सर करके। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क में आते हैं क्या? हाँ वो आ सकती है, टॉपिक भी हाई रिस्क में ही आएगी। ठीक है, क्योंकि आउटसाइड यूट्रस इम्प्लांट होता है ना, तो फिर कॉम्प्लिकेशन होगा बाद में। ठीक है, तो लेकिन सीपीसी में जो आएगा ना वो तो आपको मतलब क्लियर कट जो दे दिया जाएगा ना उसको ही फॉलो करना होगा। हाँ, उसमें इतना घुमा फिरा के नहीं पूछते हैं। ओके, तो इसके बाद में जो है वो क्या है, साइरिस का ये है, फॉर कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी एपिसोड एज ए रिजल्ट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी असाइन द एप्लीकेबल कॉम्प्लिकेशन कोड फ्रॉम चैप्टर 15। इफ देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द लेबर और डिलीवरी एपिसोड असाइन कोड OAT एनकाउंटर फॉर फुल टर्म अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी। ठीक है, तो ये OAT जब असाइन करना ना उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उसमें से एक है ये, एक क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे, है ना। ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी पे टाइम पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा ना तो वो ATM असाइन करेंगे। लेकिन उसकी दूसरी भी कंडीशन है। ठीक है, फुल टर्म भी होना चाहिए और लाइव बॉर्न सिंगल इन्फेंट होना चाहिए, तभी हम OAT यूज करेंगे। ठीक है, तो OAT यूज करने के लिए मेरे पास तीन चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? नो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी, और दूसरा क्या होगा, फुल टर्म फुल डिलीवरी टर्म। होनी चाहिए, और सिंगल लाइव बॉर्न इन्फेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ट्विन है, दोनों जिंदा है, तो भी हम ये नहीं यूज कर पाएंगे, OAT उस केस में नहीं यूज होगा। ठीक है, स्टिल बर्थ है तो भी नहीं यूज होगा। एक होना चाहिए, एक का जन्म होना चाहिए, वो भी लाइव बॉर्न होना चाहिए, तभी हम OAT यूज करेंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, फिर से एक बार आएगा तब। उसके बाद में है आउटकम ऑफ डिलीवरी, ए कोड फ्रॉम कैटेगरी Z37। आउटकम ऑफ डिलीवरी शुड बी included on every maternal record when a delivery has occurred. These codes are not to be used on subsequent records or on the newborn record. ठीक है, तो ये गाइडलाइन तो बड़ी नेचुरली है, Z37 जिस दिन पे डिलीवरी होगी उस दिन के मदर के रिकॉर्ड के ऊपर ही जाएगी, है ना। बाद में तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि डिलीवरी तो एक ही बार होगी ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस दिन पे होगा डिलीवरी उस दिन के मदर के रिकॉर्ड पे जा सकता है। बाकी का जो दूसरा जेस्टेशन का है तो फिर वो बात अलग है, उसका Z37 फिर से लगेगा, लेकिन कंटेक्स्ट पूरा उसका चेंज हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये जो है वो आउटकम ऑफ डिलीवरी। अब इसमें हम कोड देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आउटकम ऑफ डिलीवरी में क्या होता है, अलग अलग कोड होता है, मतलब कि एक का, फिर ट्वींस का, इस तरह से अलग अलग मिलता है। ठीक है। ठीक है, तो Z37 यहाँ है। ठीक है, आउटकम ऑफ डिलीवरी। और आप देख सकते हो कि Z37.0 है, तो वो क्या है, सिंगल लाइव बर्थ है ना। और ये इसके एक्सक्लूड वन में मिलता है स्टिल बर्थ। ठीक है, तो स्टिल बर्थ का कोई O वाला कोड है ही नहीं, वो क्या है, P95 का कोड है। ठीक है, P95 स्टिल बर्थ है। और सबसे पहला जो कोड है Z37.0 वो सिंगल लाइव बर्थ है, मतलब कि जिंदा है। फिर Z37.1 ये है सिंगल स्टिल बर्थ। ठीक है, एक डेड बॉर्न है। और Z37.2 है वो ट्विंस बोथ लाइव बॉर्न। फिर Z37.3 है वो ट्विंस, वन लाइव बॉर्न एंड वन स्टिल बॉर्न। और Z37.4 ट्विन बोथ स्टिल बॉर्न। ठीक है, और Z37.5 वो अदर मल्टीपल बर्थ ऑल लाइव बॉर्न। फिर 50 है वो मल्टीपल बर्थ अनस्पेसिफाइड ऑल लाइव बॉर्न। तो ट्रिपलेट है ऑल लाइव बॉर्न 51, 52 क्वाड्रिप्लेट्स ऑल लाइव बॉर्न, 53 क्वांटम प्लेट्स ऑल लाइव बॉर्न, सेक्सटप्लेट्स मतलब 6 ऑल लाइव बॉर्न, और अदर मल्टीपल बर्थ 59। Z37.6 है वो अदर मल्टीपल बर्थ सम लाइव बॉर्न। तो इस तरह से ये सारा जो भी है आउटकम ऑफ डिलीवरी का ही है। और लास्ट में जो है वो Z37.9 आउटकम ऑफ डिलीवरी अनस्पेसिफाइड मल्टीपल बर्थ सिंगल बर्थ NOS इसका ये होता है।
ठीक है, तो ये हमने सारे कोड देखे, मतलब क्या क्या हो सकता है। ओके, तो इसके बाद में गाइडलाइन है हाइपरटेंशन वाली। तो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, यहाँ पे कैटेगरी O10 होगा। तो याद रखने के पर्पज से थोड़ा अच्छी तरह से इन्होंने सेट करके दिया हुआ है। I10 हाइपरटेंशन होता है और यहाँ पे O10 है। ठीक है, तो O10 है वो हमारा प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, मतलब के प्रेगनेंसी हुई उससे पहले से ही हाइपरटेंशन था, वैसी कंडीशन है प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ परपेरियम includes codes for hypertensive heart and hypertensive chronic kidney disease. When assigning one of the O10 codes that includes hypertensive heart disease or hypertensive chronic kidney disease, it is necessary to add a secondary code from the appropriate hypertension category to specify type of heart failure. तो मतलब इसका कहने का मतलब कि O10 लगा दिया ना, तो उसके बाद में अगर हाइपरटेंसिव डिजीज विद हार्ट फेलियर और जो भी कॉम्बिनेशन होता था ना, है ना, I50 कैटेगरी और वो सब, तो वो यहाँ पे भी लग सकता है। मतलब नीचे नोट मिलेगा ना कोड के नीचे, तो वो कॉम्बो कोड हमें लगाना होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको इसमें कोड की बुक में ही बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सा है, O10 कैटेगरी में आ गए हम। और O10 प्री एग्जिस्टिंग, और ऊपर क्या क्या मिल रहा है, exclude 2 exclude 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे O10.0 में है प्री एग्जिस्टिंग एसेंशियल हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेटिंग, ये सब है। और एनी कंडीशन इन I10 स्पेसिफाइड एज ए रीजन फॉर ऑब्स्टेट्रिक केयर ड्यूरिंग। ठीक है, तो यहाँ कोई दूसरा नहीं लगेगा कोड, एडिशनल जरूरत नहीं है। लेकिन आगे वाला देखो O10.1 है ना, उसमें दिया है ना, यूज एडिशनल कोड फ्रॉम I11 टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। तो इसमें फिर एडिशनल I11 वाला जाएगा, ऐसा है। फिर आगे वाला जो है वो 2 कैटेगरी है, उसमें भी ऐसा ही है, I12 वाला यूज होगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से मतलब कि टेब्यूलर लिस्ट में जो भी होगा ना, यहाँ पे देख सकते हो O10.3 है, तो उसके साथ में I13 वाला लगाने को बोला गया है, यूज एडिशनल कोड। ठीक है, तो जो भी है टेब्यूलर लिस्ट में जो मिल रहा है ना कन्वेंशन, वो सारा हमें फॉलो करके पूरा मैचिंग करके लगाना है। यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, तो आप देख सकते हो कि I15 वाला कैटेगरी का मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यूज एडिशनल कोड फ्रॉम I15। क्लियर है गाइडलाइन ये वाली? हेलो, यस सर। या उसके बाद में दिया है कोड्स फ्रॉम कैटेगरीज O35 एंड O36। तो इसमें दिया है कोड्स फ्रॉम कैटेगरीज O35 दैट इज मैटरनल केयर फॉर नोन और सस्पेक्टेड फीटल एबनॉर्मलिटी एंड डैमेज, एंड O36 maternal care for other fetal problems are assigned only when the fetal condition is actually responsible for modifying the management of the mother, that is by requiring diagnostic studies, additional observations, special care और termination of pregnancy। ठीक है, तो ये जो 4 कंडीशन है ना, वो क्या है, मॉडिफाइंग कंडीशन है, मॉडिफाइंग द मैनेजमेंट ऑफ द मदर। ठीक है, एक जो है वो क्या है, रिक्वायरिंग डायग्नोस्टिक स्टडीज, एडिशनल ऑब्जर्वेशन 2, और स्पेशल केयर 3, और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये 4। तो ये ऐसी कंडीशन है जो कि मॉडिफाइंग द मैनेजमेंट ऑफ मदर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उस केस में ही हम ये वाले कोड यूज करेंगे, O35 और O36, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो O35 में क्या दिया है, मेटरनल केयर फॉर नोन और सस्पेक्टेड फीटल एबनॉर्मलिटी एंड डैमेज। और O36 जो है वो मैटरनल केयर फॉर अदर फीटल प्रॉब्लम, अदर मतलब कि इसको छोड़ के कोई दूसरा होगा ना उसको, वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये गाइडलाइन इस तरह से है। उसके बाद में है इन यूट्रो सर्जरी। इन यूट्रो सर्जरी मतलब कि यूट्रस के अंदर ही फीटस जो है ना, उसके ऊपर जो सर्जरी होती है वो इन यूट्रो सर्जरी होती है। इन केसेस व्हेन सर्जरी इज परफॉर्म्ड ऑन द फीटस, a diagnosis code from category O35 maternal care for known or suspected fetal abnormality and damage should be assigned, identifying the fetal condition. Assign the appropriate procedure code for the procedure performed. No code from chapter 16. The perinatal code should be used on the mother's record to identify fetal conditions. Surgery performed in utero on a fetus is still to be coded as an obstetric encounter. ठीक है, तो ये क्वाइट ऑब्वियस भी है, क्योंकि अभी
बर्थ हुआ ही नहीं है ना, तो फिर वो पी वाला तो कोड लगेगा ही नहीं ना, चैप्टर 16 का कोई चांस ही नहीं है, लगना ही नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो इसको ऑब्स्टेट्रिक एनकाउंटर में ही माना जाएगा, और जो भी होगा कोडिंग वो वाला मतलब कि चैप्टर 15 वाला ही होगा। उसके बाद में HIV इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ परपेरियम, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है ना HIV में, बस वही है। ठीक है, तो HIV में गाइडलाइन जो है वो तो फॉलो करनी है, लेकिन सबसे पहला जो कोड होगा ना वो क्या होगा, वो 98.7 कैटेगरी का ICD होगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी कोड होगा ना वो हमें जो भी रूटीन गाइडलाइन फॉलो करते थे ना HIV की, रीजन फॉर एनकाउंटर देखना है, और उसके बाद में अगर HIV रिलेटेड है तो HIV या एड्स ग्रामेटिकली पॉजिटिव है कि नहीं वो देखना है, और बाद में B20 पहले लगा के HIV रिलेटेड लगाएंगे, या फिर नॉन रिलेटेड कंडीशन है तो नॉन रिलेटेड पहले जाएगी, और बाद में वर्ड के कॉम्बिनेशन के बेस पे इधर B20 या फिर Z21 लगाएंगे। तो वो सारा जो है वो स्टैंडर्ड सेम ही रहेगा, लेकिन सबसे पहला जो कोड होगा ना प्रेग्नेंट पेशेंट के केस में, तो वो 98.7 वाला होगा। उसके बाद में है डायबिटीज मेलिटस इन प्रेगनेंसी। डायबिटीज मेलिटस इज a significant complicating factor in pregnancy. Pregnant women who are diabetic should be assigned a code from category O24 first, followed by appropriate diabetes codes from E08 to E13 from chapter 4। ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा वो O24 होगा ICD, और उसके बाद में डायबिटीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज होगा E08 से E13 वाला ICD होगा। लेकिन ये जनरल है, और जेस्टेशनल इंड्यूस्ड है ना, मतलब के प्रेगनेंसी के बाद में जो डायबिटीज होता है ना, तो उसका पर्टिकुलरली कोड क्या होता है, जेस्टेशनल प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज होगा तो फिर O24.4 याद रखना है। ठीक है, O24.4 जो होता है वो वही कोड होता है जेस्टेशनल या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज। तो यहाँ पे क्या दिया है, जेस्टेशनल डायबिटीज कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस इन द प्रेगनेंसी सिमिलर टू दोज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज मेलिटस। It also puts the woman at greater risk of developing diabetes after pregnancy. Codes for gestational diabetes are in subcategory O24.4. No other code from category O24 should be used with O24.4। ये important है। ठीक है, एक बार O24.4 लगा दिया ना, तो उसके बाद में कोई दूसरा O24 कैटेगरी का ICD साथ में नहीं जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है इसके साथ में Z79.4 और Z79.84 नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कोड। ओके, तो ये पैराग्राफ में दिया है द कोड्स अंडर सब कैटेगरी O24.4 इंक्लूड डाइट कंट्रोल्ड, इंसुलिन कंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। If a patient with gestational diabetes is treated with both diet and insulin, only the code for insulin controlled is required. If a patient with gestational diabetes is treated with both diet and oral hypoglycemic medications, only the code for controlled by oral hypoglycemic drugs is required। ठीक है, तो ये भी गाइडलाइन है, और ये जो है वो नहीं लगेगा। Z79.4 और Z79.84 should not be assigned with codes from category subcategory O24.4। ठीक है, तो आंसर के ऑप्शन में कहीं पे भी O24.4 है, और साथ में इस तरह से है Z79.4 या फिर Z79.84, तो इमीडिएटली हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, ये गलती होता है, ऐसा माइंड में रखना है। उसके बाद में दिया है एन एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस इन प्रेगनेंसी इज असाइंड ए कोड फ्रॉम कैटेगरी सब कैटेगरी O99.81। ठीक है, तो ये जो होता है वो डायबिटीज नहीं होता है, ये जस्ट एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस है, उसका अलग है ICD O99.81 है। उसके बाद में है परपेरियल सेप्सिस, जिसका की कोड होता है O85। परपेरियल सेप्सिस शुड बी असाइंड विद अ सेकेंडरी कोड टू आइडेंटिफाई कॉजल ऑर्गेनिज्म, into bracket for bacterial infection assign a code from category B95 to B96 bacterial infections in conditions classified elsewhere। A code from category A40 streptococcal sepsis or A41 other sepsis should not be used for perpetual sepsis। A40 A41 नहीं यूज होगा परपेरियल सेप्सिस के लिए।
If applicable, use additional codes to identify severe sepsis R65.2- and any associated acute organ dysfunction. Code O85 should not be assigned for sepsis following or an obstetrical procedure. ठीक है, तो पोस्ट प्रोसीजरल सेप्सिस है ना, तो उसके लिए O85 नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद में अल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो क्या याद रखना है, O99.31 प्लस F10 कैटेगरी का ICD। तो ये हो गया अल्कोहल यूज। और 32 होगा, वो क्या होगा, टोबैको यूज का होगा, आई मीन ड्रग यूज का होगा। और 33 जो है वो टोबैको यूज का है। ठीक है, तो टोबैको यूज है तो फिर 33 और F17 कैटेगरी का, मतलब कि F17 200 210 इस तरह का कुछ होगा। और ड्रग यूज है तो फिर O99.32 और एक होगा F11 to F16 वाला, और साथ में F18 to 19 कैटेगरी का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला माइंड में होगी ना, तो आंसर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद में देख सकते हो कि पॉइजनिंग, टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट एंड अंडरडोजिंग इन प्रेग्नेंट पेशेंट। तो उसके लिए फिर ये याद रखना है O9A.2 कैटेगरी का होता है। ICD सबसे पहला होगा ना, वो ये होगा। और बाकी की जो गाइडलाइन है वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन वही फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने O9A.1 देखा है और O9A.2 भी देख लिया है। तो क्या था O9A.1? स्टार्टिंग में भी मैंने आज सेशन जब स्टार्ट किया था तब भी बताया था ना, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था, न्यूप्लास है ना, मैलिग्नेंट न्यूप्लास नियोप्लाज्म के साथ में एसोसिएशन है, तो O9A.1 होगा। और O9A.2 है तो फिर पॉइजनिंग, टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, अंडरडोजिंग क्या होगा। ठीक है, सिंपल इतना माइंड में रखना है और ज़्यादा उसका नहीं करना है। Encounter for full-term uncomplicated delivery, code O80 should be assigned when a woman is admitted for a full-term normal delivery and delivers a single healthy infant without any complications antepartum during the delivery or postpartum during the delivery episode. ठीक है, तो O80 का जो मैंने बताया ना, 3 क्राइटेरिया क्या क्या होता है। सिंगल लाइव बर्न, ओके, बर्थ, और क्या बोलते हैं, फुल टर्म डिलीवरी, है ना, और लाइव बॉर्न अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे फुल टर्म से क्या मतलब है, फुल टर्म का डेफिनेशन क्या होगा, कंप्लीटेड 37 वीक, है ना। 37 वीक्स कंप्लीट है तो उसको फुल टर्म माना जाता है। ठीक है, तो O80 वाला जो है ना तभी लग जाएगा जब फुल टर्म डिलीवरी होगी, और वो भी अनकॉम्प्लिकेटेड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन एंटीपार्टम ड्यूरिंग डिलीवरी और पोस्टपार्टम होनी चाहिए, और सिंगल लाइव बॉर्न होना चाहिए। ठीक है, और कोड O80 है वो क्या है, ऑलवेज प्रिंसिपल डायगोनल, हमेशा पहले ही लगेगा। ठीक है, इट इज नॉट टू बी यूज्ड इफ एनी अदर कोड फ्रॉम चैप्टर 15 इज नीडेड टू डिस्क्राइब ए करंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एंटीनेटल डिलीवरी और पोस्ट नेटल पीरियड। ठीक है, तो क्योंकि अनकॉम्प्लिकेटेड का मेंशन किया है तो ऑब्वियसली चैप्टर 15 वाला दूसरा कोई ICD साथ में नहीं जा सकता। ठीक है, additional codes from other chapters may be used with code O80 if they are not related to or are in any way complicating the pregnancy. तो कोई दूसरे चैप्टर का ICD जा सकता है लेकिन चैप्टर 15 का नहीं जाएगा। उसके बाद में दिया है अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी विथ रिजॉल्व एंटीपार्टम कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे मैं मिला है कि कोड O80 may be used if the patient had a complication at some point during the pregnancy but the complication is not present at the time of the admission for delivery। ठीक है, एक टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन था लेकिन जब डिलीवरी के लिए एडमिट किया गया ना पेशेंट को, उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशन नहीं था, तो फिर हम O80 यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेशन रिजॉल्व हो गया डिलीवरी के टाइम पे तो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा मैंने मतलब कि एक बार कोडिंग में किया हुआ है। ठीक है, अब सही है कि नहीं है वो थोड़ा डाउट ही है, लेकिन एक बार करा था और मतलब कुछ हुआ नहीं था, एरर वेरर नहीं आई थी। ठीक है, उसके बाद में है आउटकम ऑफ डिलीवरी फॉर O80। तो आउटकम ऑफ डिलीवरी का हमने देखा ना, Z37.0 और पूरी रेंज थी ना, तो उसमें से एकमात्र ये कोड जो है ना Z37.0 वो इसके साथ में जा सकता है, मतलब बाद में O80 के बाद में ये लगा सकते हैं, कौन सा, Z37.0 सिंगल लाइव बर्थ। ठीक है, क्योंकि गाइडलाइन में ही दिया है ना कि सिंगल लाइव बर्थ के लिए ही O80 यूज होगा।
तो OAT और बाद में Z37.0 है तो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन उल्टा है, Z37.0 पहले और बाद में OAT तो गलत है, ठीक है। और इस तरह का कोई होगा ना, Z37.1 होगा, 2 होगा, 3, कोई भी जीरो को छोड़ के कोई दूसरा होगा ना OAT के साथ में, तो हमेशा वो क्या होगा, गलत ही होगा, है ना। तो माइंड में इस तरह से रख लेना है, ताकि इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन दिखता है कोई ऑप्शन में तो इमीडिएटली हम उसको निकाल देंगे, रूल आउट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन जो रह जाएंगे उसमें से आंसर मिलेगा फिर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, Yes, यस sir. सर। ओके। अब दूसरा आ गया है पेरीपार्टम एंड पोस्टपार्टम, ठीक है। पार्टम मतलब कि सेपरेट होना, है ना, मतलब कि डिलीवरी होना, और पोस्ट मतलब बाद में, और पेरी मतलब कि सराउंडिंग, ठीक है। तो पोस्टपार्टम पीरियड बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी एंड कंटिन्यूज फॉर 6 weeks ड्यूरिंग फॉलोइंग द डिलीवरी, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी से लेकर के 6 weeks फॉलोइंग डिलीवरी, ये जो होगा वो पोस्टपार्टम पीरियड होगा। लेकिन पेरीपार्टम जो पीरियड है ना, वो क्या है, लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टू 5 months पोस्टपार्टम, ठीक है। तो मतलब कि एक लास्ट मंथ जो प्रेगनेंसी का है वो मतलब कि डिलीवरी के पहले का 1 month और डिलीवरी के बाद के 5 month, तो ये जो होगा वो पेरीपार्टम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन है पोस्टपार्टम, दोनों में मतलब के नंबर ऑफ वीक सेम ही है, 6 weeks ही है, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, पोस्टपार्टम का अलग है और पेरीपार्टम का अलग है। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन इज एनी कॉम्प्लिकेशन अकरिंग विद इन द 6 week पीरियड, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। उसके बाद में दिया है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर 6 week पीरियड। चैप्टर 15 कोड्स में ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर द पेरीपार्टम और पोस्टपार्टम पीरियड if the provider documents that a condition is pregnancy related। तो यहाँ पे ऐसा है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ऐसा करके दे दिया ना अगर प्रोवाइडर ने, तो थोड़ा सा ऊपर चला गया हुआ ना 6 week के ऊपर, तो भी हमें लगा देना है वो, मतलब कि वैसा ही कोड आईसीडी सिलेक्ट करके असाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइडर का जजमेंट के ऊपर है, उसको लगा है कि वो प्रेगनेंसी रिलेटेड ही है कॉम्प्लिकेशन, तो उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, तो हमें वो उसी तरह से कोड करना है। हम फिर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि इसके 6 week तो हो गए हैं तो हम कैसे, ऐसा नहीं होगा, मतलब कि प्रोवाइडर का स्टेटमेंट है क्लियर कट, तो 6 weeks ओवर भी हो गया है ना तो भी लग जाएगा। उसके बाद में ये गाइडलाइन हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिशन फॉर रूटीन पोस्टपार्टम केयर फॉलोइंग डिलीवरी आउटसाइड हॉस्पिटल, ठीक है। आउटसाइड हॉस्पिटल माने हॉस्पिटल के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या याद रखना है कि सपोज किसी की डिलीवरी होनी है, लेबर हो गया है स्टार्ट और उसको ले जा रहे हैं, ठीक है, रिक्शा में बैठा के, लेकिन रिक्शा हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रिक्शा के अंदर ही डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, और बाद में हॉस्पिटल पहुंचते हैं ना, तो उस केस में मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, सबसे पहला जो आईसीडी होगा ना वो कौन सा होगा, Z39.0, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया ना उस केस में सबसे पहले जो होगा आईसीडी कौन सा होगा, Z39.0, एनकाउंटर फॉर केयर एंड एग्जामिनेशन ऑफ मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही व्हीकल जिसमें लेके आते थे उसमें ही हो गई है, ठीक है। तो वो वाला जो सीन होगा ना, क्वेश्चन भी इस तरह का ही होगा, तो इमीडिएटली हमें ध्यान में रखना है कि Z39.0 वाला फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस मिलना चाहिए, आंसर जो वही होगा जहाँ पे ये होगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके। उसके यस बाद में सर। ये वाला है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी कोड O90.3 is a unique in that it may be diagnosed in the 3rd trimester of the pregnancy but may continue to progress months after delivery. For this reason, it is referred to as peripartum cardiomyopathy. Code O90.3 is only for use when cardiomyopathy develops as a result of pregnancy in a woman who did not have pre-existing heart disease, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया मिला है कि O98.3 हमें असाइन करना है ना, तो ये सब सारा देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले कोई हार्ट कंडीशन, हार्ट डिजीज नहीं था, ठीक है।
और बाद में ही हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद में ये सब हुआ है ऐसा करके, तब लगा सकते हैं O90.3 वाला ICD। और ये कंप्लीट कोड है, ठीक है, कैटेगरी नहीं है, कंप्लीट कोड है O90.3। उसके बाद में है कोड O94 जो कि है सिक्वला ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड परपेरियम, इज फॉर यूज इन दोज केसेस when initial complication of a pregnancy develops a sequela requiring care or treatment at a future date। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन गाइडलाइन है तो हमें पढ़ लिया है। आफ्टर द इनिशियल पोस्टमार्टम पीरियड दिस कोड may be used at any time after the initial postpartum period। Sequencing of code O94, this code like all sequela codes is to be sequenced following the code describing the sequela of the complication। ठीक है, तो सीक्वल का तो गाइडलाइन ही वही है ना कि पहले जो कॉम्प्लिकेशन हुआ है वो होगा और उसके बाद में सीक्वल वाला कोड होगा। ठीक है, तो सीक्वल की जो हम डेफिनेशन पढ़े थे ना, तो उसमें एग्जांपल क्या क्या मिल रहा था जनरल कोडिंग गाइडलाइन में। सीक्वल की जो डेफिनेशन थी ना, क्या थी, रेसिडुअल इफेक्ट आफ्टर एक्यूट फेज ऑफ एन इलनेस इज कंप्लीट। ठीक है, तो उसमें कुछ एग्जांपल भी दिया था, क्या क्या था, 3 एग्जांपल मिल रहा था ना, या कार डेवलपमेंट आफ्टर बर्न। या है ना, एस्कार डेवलपमेंट आफ्टर बर्न। ठीक है, और डेविएटेड नेजल सेप्टम का था ना कुछ आफ्टर, मतलब कुछ नेजल का फ्रैक्चर हुआ या इस तरह के। और तीसरा कुछ था ऑब्स्टेट्रिकल था, मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस ऐसा कुछ करके था, मुझे पूरा याद नहीं है वो। ठीक है, तो उसमें ऐसा है कि एस्कार वाला था ना, तो एस्कार वाला पहले लगेगा और बर्न का जो होगा टी वाला जिसमें ये सीक्वला वाला होगा ना वो बाद में जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि O94 वाली कैटेगरी बाद में जाएगी, सबसे उससे पहले कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप हुआ है ना वो लगाना पड़ेगा। तो सेम गाइडलाइन है। उसके बाद में दिया है एबॉर्शन विथ लाइव बॉर्न फीटस, when an attempted termination of pregnancy results in live born fetus, assign code Z33.2 encounter for elective termination of pregnancy। ठीक है, तो ये है कि भाई पेशेंट मतलब कि इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए आया था, लेकिन उसी वक्त क्या हो गया, डिलीवरी हो गया और लाइव ऑन फीटस था। तो उस केस में फिर जो सबसे पहला होगा ना ICD वो Z33.2 वाला होगा, एंड ए कोड फ्रॉम कैटेगरी Z37, मतलब लाइव ऑन होगा तो Z37.0 ही होगा। उसके बाद में क्या दिया, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फॉलोइंग एबॉर्शन, subsequent encounters for retained products of conception following spontaneous abortion or elective termination of pregnancy without complication are assigned। इसको हम क्या करेंगे, कोड देख लेंगे यहाँ से, हम पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा। O03 से स्टार्ट करेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो O03 में हमें क्या मिल रहा है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन मिसकैरेज डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या दिया है, मिसकैरेज विथ सिम्टम्स ऑफ क्रैम्पिंग ब्लीडिंग एक्सपल्सन ऑफ टिश्यू इंक्लूड्स मिसकैरेज। तो सबसे पहले क्या है, O03.0 जेनिटल ट्रैक्ट एंड पेल्विक इन्फेक्शन फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। ओके, उसके बाद में O03.1 है वो डिलेड और एक्सेसिव हेमरेज फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। 2 में एम्बोलिज्म फॉलोइंग इनकम्प्लीट। और 3 में जो है वो अदर एंड अनस्पेसिफाइड कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग इनकम्प्लीट। इसमें गाइडलाइन में कौन सा दिया है, O03.4। O03.4 में क्या है, इनकम्प्लीट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन विदाउट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ये विदाउट कॉम्प्लिकेशन है लेकिन इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो यहाँ पे दो चीज है, एक स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और एक मिस्ड एबॉर्शन। ठीक है, तो ये वाला जो है वो कौन सा है, स्पॉन्टेनियस का हो रहा है। और उसके बाद में कौन सा है,
O04 भी है ना, O04 क्या होता है? O04 यहाँ पे मिल सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग इंड्यूस्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इंड्यूस्ड मतलब कि कुछ ड्रग दे करके जो इंड्यूस किया जाता है ना, वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाला, उसका जो कॉम्प्लिकेशन होगा ना, वो ये होगा O04। उसके बाद में कौन सी गाइडलाइन है? O07 और O07.4। तो O07 में क्या है? फेल्ड अटेम्प्टेड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो O07.0 में जेनिटल ट्रैक्ट एंड पेल्विक इन्फेक्शन फॉलोइंग फेल्ड अटेम्प्टेड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और O7.4 जो है उसमें फेल्ड अटेम्प्टेड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो विदाउट कॉम्प्लिकेशन .4 जो है ना उसमें मिलता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ समझने का जरूरत नहीं है, आता भी नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद में क्या है? कॉम्प्लिकेशंस लीडिंग टू एबॉर्शन, सेम टू सेम है, O04 O07 और O08 कैटेगरी है। तो O08 में क्या होगा यहाँ पे? कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग एक्टोपिक एंड मोलार प्रेगनेंसी। ठीक है, तो O08 में ये सब है, कॉम्प्लिकेशंस एक्टोपिक मोलार प्रेगनेंसी। ओके, उसके बाद में O9A.1 O9A.2 हो गया ना, तो अब यहाँ पे और 3 कोड है O9A वाले। तो O9A.3 है वो फिजिकल अब्यूज कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, और O9A.4 सेक्सुअल अब्यूज कॉम्प्लिकेटिंग, और O9A.5 साइकोलॉजिकल अब्यूज कॉम्प्लिकेटिंग। ये सारा मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में कोविड-19 इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, तो यहाँ गाइडलाइन दिया है कि रीजन फॉर एनकाउंटर अगर कोविड-19 है प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर सबसे पहला जो होगा ना आईसीडी, वो O98.5 ये जाएगा। O98.5 हम देख लेते हैं क्या होता है। नाइन 77। ठीक है, तो O98.5 जो है ना, ये सारा है अदर वायरल डिजीजेस कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड परपेरियम। ठीक है, तो O98.51 तो इसमें है अदर वायरल डिजीजेस कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, और उसमें 6 कैरेक्टर का है, तो मतलब फाइनल कैरेक्टर है वो ट्राइमेस्टर का है। एक है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2 है तो सेकंड, और 3 थर्ड, और 9 अनस्पेसिफाइड। और दूसरा जो है ना O98.52 वो कॉम्प्लिकेटिंग चाइल्ड बर्थ है। ठीक है, तो 51 जो है वो कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी है, और 52 है वो कॉम्प्लिकेटिंग चाइल्ड बर्थ का है। और तीसरा कुछ है क्या? परपेरियम का भी है O98.53। ठीक है, तो यहाँ पे है या वायरल डिजीजेज कॉम्प्लिकेटिंग परपेरियम, है ना, लेकिन यहाँ पे वो छठा कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, परपेरियम मतलब कि टोटल पीरियड है ना, इसकी वजह से। ठीक है, तो पहले जो है वो O98.5 डैश वाली कैटेगरी से जाएगा, और उसके बाद में U07.1 लगेगा। ठीक है, उसके बाद में दिया है कोड्स फ्रॉम चैप्टर 15 ऑलवेज टेक सीक्वेंसिंग प्रायोरिटी if the reason for the admission encounter is unrelated to COVID-19 but the patient tests positive for COVID-19 during the admission encounter, the appropriate code for the reason for encounter should be sequenced as the principal first listed diagnosis। जो भी रीजन से आया होगा ना वो लगाएगा, और उसके बाद में O98.5 और U07.1 as well as appropriate code for associated COVID-19 manifestation। ठीक है, तो ये सारा हमारा चैप्टर नंबर 15 का था, जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड था। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है? Z34 क्या देखा था हमने Z34 के बारे में, कब यूज़ करना है Z34 आईसीडी?
रूटीन प्रीनेटल रूटीन प्रीनेटल केयर सब कुछ नॉर्मल होगा, दूसरा कोई भी आईसीडी चैप्टर 15 का उसके साथ में नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी O09 कैटेगरी का होगा। ठीक है। तो इसका जो होगा क्राइटेरिया क्या होगा, या तो पेशेंट की एज कम होगी, या फिर 33-34 से ऊपर होगी, या फिर क्या होगा ESRD, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या उस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटिंग इलनेस होगा, कंडीशन होगा। ठीक है। उसके बाद में क्या देखा हमने, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगा तो फिर क्या होगा आईसीडी O10 O10, यस, है ना। और डायबिटीज वाला जो है, मतलब जेस्टेशनल जो डायबिटीज है वो कौन सा होगा, O24.4। और O24.4 होगा तो फिर साथ में कोई दूसरा O24 कैटेगरी का आईसीडी नहीं होगा, है ना। और दूसरा कि O24.4 के साथ में Z79.4 और Z79.84 में से कोई भी नहीं लगेगा आईसीडी कोड। ठीक है। और क्या था, डाइट कंट्रोल्ड और इंसुलिन कंट्रोल्ड है तो फिर इंसुलिन कंट्रोल का अलग आएंगे, और डाइट कंट्रोल्ड एंड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग वाला है तो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग वाला लगाएंगे। इस तरह से गाइडलाइन थी। ठीक है। उसके बाद में OAT वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो OAT का क्राइटेरिया 3 जो होता है, क्या क्या होता है, फुल टर्म, नो कॉम्प्लिकेशन, सिंगल लाइव बॉर्न। या फुल टर्म होना चाहिए डिलीवरी, और सिंगल लाइव बॉर्न होना चाहिए, और कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ लेबर एंड डिलीवरी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये OAT, और OAT के साथ में अगर Z37 वाला है ना, आउटकम ऑफ डिलीवरी वाला, तो एकमात्र कोड कौन सा जाएगा, Z37.0। ठीक है। कोई भी दूसरा G37 कैटेगरी का कोड नहीं लगेगा OAT के बाद में। ठीक है। अगर है तो इमीडिएटली निकाल देंगे। ठीक है। और दूसरा क्या था, O9A.1 क्या होता है, O9A.2 क्या होता है, O981 malignant नियो neoplasm ओके। और 2 पॉइजनिंग एडवर्स इफेक्ट और अंडरडोजिंग, वो सब होता है ना। 3, 4, 5 का इतना जरूरत नहीं होता है, यहाँ पे है फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, साइकोलॉजिकल, लेकिन साइकोलॉजिकल। वेस्टर्न मैंने कभी देखा नहीं है उसका। ठीक है। और हाँ, आउटसाइड हॉस्पिटल डिलीवरी हुई है तो सबसे पहला कौन सा जाएगा आईसीडी, सबसे पहले कौन सी लगेगी, Z39.0। ठीक है। और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए आ रहा है, और सिंगल लाइव बॉर्न हो गया तो फिर Z33.2, और साथ में Z37.0। 0 तो इतना सफिशिएंट है, ज़्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, इतना चल जाएगा। ठीक है। और कुछ रह तो नहीं रहा ना, हाँ ये याद रखना है, ADT से याद रखना है। तो ए में क्या होगा, O99.31 प्लस F10, और डी माने ड्रग यूज तो उसमें 32 होगा, O99.32 F11 टू F16, और F18 टू F19। ठीक है। और टोबैको यूज है तो O99.33 प्लस F17। ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी आता है। ओके, तो इतना आई थिंक सफिशिएंट है। चैप्टर नंबर 15 से ये होगा ना तो काम बन जाएगा, मतलब ज़्यादा सर्चिंग करना नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद में जो है वो क्या है, चैप्टर नंबर 16 है, जो कि हमारा क्या है, पेरीनेटल पीरियड का है, मतलब के न्यूबॉर्न के चार्ट पे जो जो लगेगा ना आईसीडी, उसका चैप्टर है। ठीक है। चैप्टर नंबर 16, सर्टेन कंडीशंस ओरिजिनेटिंग इन पेरीनेटल पीरियड, P00 टू P96। Perinatal period is defined as before birth through 28th डे फॉलोइंग बर्थ। ठीक है। बिफोर बर्थ से लेकर के 28वें दिन तक का जो होगा ना, वो मतलब कि न्यू बॉर्न की डेफिनेशन वाला जो है वो पेरीनेटल पीरियड है। यूज ऑफ चैप्टर 16 कोड, कोड ये जैसे चैप्टर 15 का क्या था कि मदर के रिकॉर्ड में जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा है कि चैप्टर 16 का जो कोड है वो न्यू बॉर्न के रिकॉर्ड पे जाएगा, कभी भी मदर के रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद में प्रिंसिपल डायग्नोसिस फॉर बर्थ रिकॉर्ड, व्हेन कोडिंग द बर्थ एपिसोड इन ए न्यूबॉर्न रिकॉर्ड, assign a code from category Z38, that is live born infants, according to place of birth and type of delivery as the principal diagnosis। ठीक है। तो ये बर्थ एपिसोड का जो होगा ना रिकॉर्ड, उसके अंदर ये Z38 वो पहली बार जाएगा, और लाइफ टाइम में एक ही बार लगेगा, क्योंकि जन्म तो एक ही बार होता है ना। ठीक है। तो Z38 किसी की भी लाइफ
टाइम होगा ना तो उसमें सबसे पहले जब जन्म होता है तब लगेगा, बाद में कभी भी इसका कोड का यूज नहीं होगा। A code from category Z38 is assigned only once to a newborn, तो बता ही दिया मैंने। If a newborn is transferred to another institution, a code from category Z38 should not be used at the receiving hospital. Quite obvious है ये, मतलब नहीं लग सकता। A code from category Z38 is used only on the newborn record, not on the mother's record. Birth process और community acquired condition। तो यहाँ पे दो चीज है, बर्थ प्रोसेस से रिलेटेड कंडीशन है हो सकती है, या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड कंडीशन बाद में वो डेवलप हुई है, वो कम्युनिटी एक्वायर्ड। इफ ए न्यू बॉर्न एज ए कंडीशन दैट मे बी आइदर ड्यू टू द बर्थ प्रोसेस और कम्युनिटी एक्वायर्ड and the documentation does not indicate which it is, the default is due to the birth process and the code from chapter 16 should be used. If the condition is community acquired, a code from chapter 16 should not be assigned. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट होगा ना वो क्या होगा, बर्थ प्रोसेस ड्यू टू बर्थ प्रोसेस। जब इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना कि कंडीशन किसके वजह से है, बर्थ प्रोसेस या कम्युनिटी एक्वायर्ड, तो फिर डिफॉल्ट सिलेक्शन जो होगा वो बर्थ प्रोसेस रिलेटेड होगा और उसमें चैप्टर 16 का यूज नहीं होगा आईसीडी। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कम्युनिटी एक्वायर्ड है तो उसमें चैप्टर 16 वाली कोई भी आईसीडी नहीं लगाएंगे हम। उसके बाद में ये गाइडलाइन है, कोड ऑल क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशंस। ऑल क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशंस नोटेड ऑन रूटीन न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन शुड बी कोडेड। ए कंडीशन इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इफ इट रिक्वायर्स, तो 6 क्राइटेरिया दिया है, ये 6 में से ये सब होता है ना तो फिर उसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन माना जाएगा और उसको कोड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, क्लिनिकल इवेल्युएशन, उसके बाद में थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, उसके बाद में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, उसके बाद में है एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे और इंक्रीज्ड नर्सिंग केयर एंड और मॉनिटरिंग और हैज इम्प्लीकेशंस फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर नीड्स। तो ये 6 चीज में से कोई भी मिल रहा है ना तो दैट मीन्स वी हैव टू कोड दैट कंडीशन। यूज ऑफ Z05 कोड, ठीक है, तो ये जैसे G80 का क्राइटेरिया होता था ना इसमें भी है ऐसा ही। ठीक है, Z05 जो कोड है ना वो कब यूज करेंगे वो दिमाग में रख लेना है। असाइन ए कोड फ्रॉम कैटेगरी Z05 ऑब्जर्वेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट्स फॉर सस्पेक्टेड एबनॉर्मलिटी रूल्ड आउट। ठीक है, टू आइडेंटिफाई दोज इंस्टेंसेस व्हेन a healthy newborn is evaluated for a suspected condition that is determined after study not to be present. Do not use a code from category Z05 when patient has identified signs or symptoms or of a suspected problem. In such cases, code the sign or symptom. अभी इसको पढ़ोगे ना यहाँ से तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग लगता है, ठीक है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, Z05 कब यूज करना है, जब उनको सस्पेक्टेड कंडीशन होगा, कोई कंडीशन ऐसी होगी जिसका सस्पिशियन होगा और बाद में क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, उस सस्पेक्टेड कंडीशन के लिए टेस्ट किया जाएगा और वो टेस्ट रिजल्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, मतलब कि वो कंडीशन रूल्ड आउट हो जानी चाहिए, है ना। और सब कुछ वापस क्या होगा, नॉर्मल इन्फेंट साबित हो जाना चाहिए, तो फिर क्या होगा, Z05 हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज मान लो नॉर्मल नहीं है ना वो, तो फिर Z05 का कोई सीन नहीं बनेगा। ठीक है, टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो भी Z05 नहीं लगेगा। ठीक है, और इसके लिए तो दिया है ना कि डू नॉट यूज कोड फ्रॉम कैटेगरी Z05 व्हेन द पेशेंट हैज आइडेंटिफाइड साइंस और सिम्टम्स ऑफ ए सस्पेक्टेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो सस्पेक्टेड प्रॉब्लम का रिजल्ट पता ही नहीं है ना तो उस केस में भी Z05 नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव होगा तभी तो हम Z05 लगाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव है तब तो वो जो पॉजिटिव वाला होगा वही कंडीशन वाला डायग्नोसिस जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो फिर क्या करना है, तो बोल रहा है कि साइन एंड सिम्टम जो भी रीजन फॉर एनकाउंटर होगा ना वो लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये 2 लाइन का, कि ये Z05 यूज नहीं करना है जब टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा ना या नेगेटिव भी नहीं होगा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो भी साइन एंड सिम्टम लेके आया था ना रीजन फॉर एनकाउंटर वो लगा देना है। क्लियर है, नहीं तो ये दो लाइन पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाता है, काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर है, यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो Z05 कब लगाएंगे वो बता दो एक बार।
तीन चीजें मैंने बताई ना, Z0 क्या होना चाहिए, पहले तो सस्पेक्टेड कंडीशन होनी चाहिए, उसके बाद में टेस्ट किया जाना चाहिए और टेस्ट रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आना चाहिए, तो फिर हम Z0 का सोचेंगे। रिपीट करो। या बताओ, तीन चीज क्या बताई मैंने? सस्पेक्टेड कंडीशन होना चाहिए, अगर ओके, वो टेस्ट परफॉर्म करने से वो टेस्ट भी नेगेटिव होना चाहिए। यस, है ना, तो फिर डायरेक्टली हम Z05 लगा सकते हैं, है ना। और टेस्ट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव है वही कंडीशन जाएगी, और ना तो टेस्ट का पता ही नहीं है तो फिर जो भी रीजन फॉर एनकाउंटर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइन एकदम क्लियर कट माइंड में रख लेनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Z05 ऑन अदर देन बर्थ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि Z05 बर्थ रिकॉर्ड के अलावा कोई रिकॉर्ड पे जाएगा कि नहीं, इसकी गाइडलाइन है। ए कोड फ्रॉम कैटेगरी Z05 मे ऑल्सो बी असाइंड एज ए principal or first listed code for readmissions or encounters when the code from category Z38 code no longer applies. Codes from category Z05 are for use only for healthy newborns and infants for which no condition after study is found to be present. ठीक है, तो ये Z05 हेल्दी वाले के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और अदर देन बर्थ रिकॉर्ड पे भी जा सकता है, लेकिन Z38 वाले पे नहीं जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो Z38 और Z05 दोनों का अगर यूज करना है ना, तो फिर ये वाली जो सीक्वेंस है वो सही है, Z38 पहले और Z05 बाद में, तो सही है। लेकिन अगर उल्टा कर दिया ना तो ये गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि Z38 जो है वो क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइप ऑफ डिलीवरी का कोड होता है ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तो पहले ही जाएगा, और ये इसकी मतलब कि रूल्ड आउट वाली कंडीशन है, सस्पिशियस कंडीशन रूल्ड आउट और नॉर्मल है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि Z38 पहले और Z05 बाद में, वो कॉम्बिनेशन सही है, लेकिन Z05 पहले और Z38 बाद में तो गलत। Z38 तो कह रहा है पहले ही जाएगा, कहीं पे भी जाएगा ना, हमने चैप्टर नंबर 17 में भी देखा था ना कि Z38 पहले है और Q वाला ICD बाद में है, तो सही है, लेकिन उल्टा गलत है। ठीक है, तो Z38 का सिंपल तरीका ये है कि वो हमेशा पहले लगाना है। उसके बाद में है ये प्री मैच्योरिटी एंड फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंसिंग का इंस्ट्रक्शन है। provides utilize different criteria in determining prematurity. Providers utilize different criteria in determining prematurity. A code for prematurity should not be assigned unless it is documented. ठीक है, तो प्री मेच्योरिटी जो है ना, वैसे वो डिपेंडेंस टाइप का है। ठीक है, तो हमने डिसाइड नहीं करना है, अगर प्रोवाइडर ने बताया ना कि प्री मेच्योर है तो हम लगाएंगे। लेकिन मान लो कि वीक के हिसाब से, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से प्री मेच्योर लग रहा है, तो उस हिसाब से हमें नहीं करना है। जब प्रोवाइडर का डॉक्यूमेंटेशन होगा ना, प्री मेच्योर है ऐसा करके क्लियर कट, तो हम वो CPT आई मीन ICD लगाएंगे। Assignment of codes in category P05 disorder of newborn related to slow fetal growth and fetal malnutrition, and P07 disorders of newborn related to short gestation and low birth weight not elsewhere classified should be based on the recorded birth weight and estimated gestational age. When both birth weight and gestational age are available, two codes from category P07 should be assigned, with the code for the birth weight sequenced before the code for gestational age। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आंसर ऑप्शन में सीक्वेंस इस तरह से बना के देंगे, तो इसका एक हम देख लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो P07.0 में क्या मिल रहा है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न, और इस साइड में जो है ना वो क्या है, प्री टर्म प्री मैच्योर न्यूबॉर्न
है ना। तो यहाँ पे प्री मैच्योरिटी का है और यहाँ पे वेट वाला है। ठीक है, अब मान लो मैं आपको यहाँ कुछ सीन दूंगा और आपको सीक्वेंस का बताना है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि कोडिंग में क्या क्या कोड लगेगा और सीक्वेंस क्या होगी। P07.16 P0737 ओके परफेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब कि बर्थ वेट पहले लगाएंगे और जेस्टेशनल वाला जो है ना वो बाद में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन हमको इस तरह से मिल रहा है ना। ठीक है, कहाँ गया। या ये है ना। ठीक है, विथ कोड फॉर द बर्थ वेट सीक्वेंस बिफोर द कोड फॉर द जेस्टेशनल एज, तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में है बैक्टीरियल सेप्सिस ऑफ न्यूबॉर्न। तो यहाँ पे है P36 बैक्टीरियल सेप्सिस ऑफ न्यूबॉर्न इंक्लूड्स कंजेनिटल सेप्सिस if a perinate is documented as having sepsis without documentation of congenital or community acquired. The default is congenital and a code from category P36 should be assigned. If the P36 code includes the causal organism, additional code from category B95, B96 should not be assigned. Obviously अगर include होगा तो क्यों लगाएंगे। If the P36 ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि इफ द P36 कोड, ये तो हमने पढ़ लिया था ना। इफ द P36 कोड डज नॉट इंक्लूड कॉजल ऑर्गेनिज्म असाइन एडिशनल कोड फ्रॉम कैटेगरी B96। अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो एडिशनली लगाना है। और बाकी की जो गाइडलाइन है सीवियर सेप्सिस वाली R65.2 कैटेगरी का अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी लगाना है अलग से। ठीक है, स्टिल बर्थ, तो स्टिल बर्थ में दिया है कि कोड P95 इज ओनली फॉर यूज इन इंस्टीट्यूशंस दैट मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड्स फॉर स्टिल बर्थ। नो अदर कोड शुड बी यूज्ड विथ P95। ठीक है, तो ये भी नेचुरली है, अगर जो जिंदा ही नहीं है उसको और कौन सा डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली P95 के साथ में कोई दूसरा लग भी नहीं सकता है। COVID-19 इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न। For a newborn that tests positive for COVID-19, assign code U07.1 COVID-19 and the appropriate code for associated manifestations in neonates newborns in the absence of documentation indicating specific type of transmission. For a newborn that tests positive for COVID-19 and the provider documents the condition was contracted in utero or during the birth process, assign code P35.8 other congenital viral diseases and U07.1। ठीक है, तो इन यूट्रो या ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टेड हुआ है COVID-19 तो सबसे पहले P सीरीज का P35.8 लगाएंगे और उसके बाद में U07.1। When coding the birth episode in a newborn record, the appropriate code from category Z38 live born infants according to place of birth and type of delivery should be assigned as the principal diagnosis। ठीक है, ये हमेशा प्रिंसिपल मतलब पहले ही होगा। G38 जो होगा ना वो हमेशा पहले ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर 16 भी खत्म है। ठीक है, जो कि दोनों चैप्टर है ना थोड़े से ट्रिकी है, ज़्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
जो भी माइंड में कुछ चीज़ें रख लेनी है और बाकी चीज़ों को खोज के निकाल लेना है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी खोजने की, इतना थोड़ा सा माइंड में रख लोगे ना, Z34 O80 और O10 और O24.4 और Z39 Z33.2, तो इतना सफिशियंट है। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, कल तो क्या सैटरडे संडे है ना, तो मंडे को हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 18 देखेंगे, 18 और 19 का देखेंगे। ठीक है, 18 तो साइन एंड सिम्टम का है, 19 जो है वो जो S और T वाले जो है ना, एक्यूट इंजरी और वो सब वो वाले हैं, फ्रैक्चर वाले।